नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 और बात हम करेंगे कॉटन पर, जहां सरकार बहुत जल्द बीटी कॉटन के नए किस्म को मंजूरी दे सकती है। ऐसा रिपोर्ट्स के जरिए मालूम पड़ा है और अगर ऐसा होता है तो किसानों के खेती की लागत घट जाएगी, उत्पादन शायद ज़्यादा होगा। हालांकि ये भी एक बात है कि इस BG3 वेरिएंट का ट्रायल अब भी चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस किस्म की क्या खासियत है, खेती की शुरुआत कब से हो सकती है, कितना उत्पादन होगा, इंडस्ट्री को क्या फ़ायदे होंगे और एज ऑफ नाउ कॉटन की बुआई कितनी हो चुकी है। ये सारे सवाल हम रखेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा के सामने। वहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं एंजल वन के DVP प्रथमेश माल्या और SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की AVP वंदना भारती। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन जैसे कहा गया कि पहले कॉटन को यहाँ पर तवज्जो देंगे और यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल उठते हुए नजर आए हैं। मिस्टर गनात्रा, सबसे पहले कॉटन की बुआई के नंबर्स, जो इनिशियल नंबर्स आए हैं वो ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड नजर आते हैं। जो पहले आपसे बात हो रही थी, हम ये देख रहे थे कि बीज का जो अवेलेबिलिटी है कम है, बीज की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर है। इनिशियल नंबर्स हमें बहुत कुछ नहीं बताते हैं क्योंकि फाइनल नंबर्स 15-20 जुलाई के आसपास आते हैं, लेकिन जो अब तक पैटर्न है, ट्रेंड है, आप उसे कैसे रीड कर रहे हैं? जी, गुड इवनिंग मनीषा जी। अभी तक जो सोइंग के फिगर आए हैं वो बता रहे हैं कि अराउंड 60 लाख हेक्टर में कॉटन का सोइंग हुआ है, जो लास्ट ईयर सेम टाइम से ज़्यादा है। मगर इसका एक्चुअल सोइंग कितना होगा अगर ये देखना है तो हमारे को 20 से 25 जुलाई तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल कैसा हुआ कि कुछ महाराष्ट्र के कुछ एरिया जो है वहाँ पे एक फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही बारिश हो गया। 20 लाख हेक्टर में सोइंग हो गया जो लास्ट ईयर नहीं हुआ था। तो अगर हम 20 लाख हेक्टर का सोइंग सिर्फ महाराष्ट्र का डिफरेंस निकालेंगे तो वो लास्ट ईयर की बराबरी कर देगा। तो मराठवाड़ा में पर्टिकुलरली इस साल थोड़ा अर्ली सोइंग हुआ है और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मगर हमें ऐसा लगता है जो न्यूज़ आ रहे हैं कि नॉर्थ में ऑलरेडी ऑन द एवरेज अगर पकड़े पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तो तीनों स्टेट को मिलके 40% का सोइंग का रिडक्शन है। और गुजरात से भी जो न्यूज़ आ रहे हैं 15-20% सोइंग कम होगा मनीषा जी। तो अगर महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि जो खानदेश डिस्ट्रिक्ट है और विदर्भ है वहां थोड़ा 5-10% सोइंग का रिपोर्ट मेंटेन रहेगा। फार्मर जो है वो कॉटन से मनीषा जी एक्चुअली दूर जा रहे हैं, क्योंकि लेबर का कॉस्टिंग पिकिंग का इतना बढ़ गया है और यील्ड बहुत कम हो गया है। तो उसके हिसाब से कल ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था तो गुजरात का एक वर्किंग आया था कि अगर 1 एकड़ में गुजरात में फार्मर सिंगदाना लगाता है तो उसको 50 से 60 हजार रुपया, 70 हजार रुपया पर एकड़ खर्चा निकाल के मिलता है। और अगर वो कपास डालता है 1 एकड़ में तो उसको मुश्किल से 10, 15, 20 हजार रुपया मिलता है। तो अब डिफरेंस बहुत बड़ा हो गया। तो जहां पे कोई दूसरा क्रॉप नहीं ले सकते, पानी नहीं है, ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है, वहां तो कपास ही क्रॉप में जाने का बहुत स्कोप है मनीषा जी। तो क्लियरली चिंता वाली बात तो है जी। ओवरऑल फिगर मनीषा जी वो 20-25 तारीख जुलाई में जाके एंड में जाके मालूम पड़ेगा। मगर एक चीज दिख रहा है नॉर्थ पे से और गुजरात पे से कि ओवरऑल सोइंग जो है ना वो 10 से 15% इंडिया में कम होगा, और वो एक श्योर बात है मनीषा जी। आप नॉर्थ इंडिया में क्या क्या गिन रहे थे यहाँ पर मिस्टर गनात्रा? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जो राजस्थान है वो 2 पार्ट में होता है मनीषा जी। एक लोअर राजस्थान आ जाता है जो, और एक अपर राजस्थान आता है। 2 पार्ट में हम अलग अलग गिनते हैं। तो जो राजस्थान के फिगर आए थे वो लास्ट ईयर राजस्थान की सोइंग हुई थी करीब करीब 6 लाख के ऊपर हेक्टर में। वो इस साल 2.5-3 लाख हेक्टर में ही हुआ है अभी तक सोइंग मनीषा जी। ऑलराइट, तो क्लियरली वो थोड़े से वीक जो नंबर्स हैं वो ऊपर के प्रदेशों से आते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में एज ऑफ नाउ नंबर्स बेटर हैं, लेकिन फोकस अब यहाँ पर BT कॉटन में शिफ्ट करते हैं। और अतुल जी, ये भी बात काफ़ी क्लियर रही है कि बीजों में टेक्नोलॉजी में बहुत समय से अपडेट नहीं हुआ है। ये एक और मसला है जो काफ़ी समय से अटका हुआ है। अगर सॉल्व हो जाता है, मुझे याद है आपने लास्ट टाइम कहा था, तो हम यहाँ पर एक बेहतर प्रोडक्टिविटी आता हुआ देख सकेंगे, बेहतर क्लाइमेट रेजिस्टेंस और जो इन्फेस्टेशन है वो भी शायद यहाँ पर कम होती हुई नजर आएगी। कैसे देखते हैं आप जो ये खबरें निकल के आ रही हैं? बुआई का समय है, ऑफ कोर्स अभी भी ये पायलट पे ही है यहाँ पर, लेकिन आपको लगता है इस सीजन में ये होता हुआ देख पाएगा या फिर अगले सीजन में इसको शिफ्ट होगा? नहीं, ये कैसा है मनीषा जी, न्यूज़ हमने भी पढ़े हैं कि
अप्रूवल आ गया है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से आया है, मगर ऐसा कोई हमारे पास अभी तक ऑफिशियल मैसेज नहीं आया है। हमने भी व्हाट्सएप में जैसे आपने मैसेज पढ़े ऐसे हमने पढ़े, मगर हमारे पास इसका ऑफिशियल फिगर या कोई ऐसा परमिशन मिल गया ऐसा कोई अभी आया नहीं है। नंबर 2, इस सीजन तो अभी बुआई खत्म होने में आई है, और ये पहले तो अगर सीड आएगा तो वो पहले ट्रायल के लिए दिया जाएगा, और वो ट्रायल में बहुत टाइम लगेगा। उसके बाद वो जाएगा स्टेट की परमिशन के लिए। जो जो स्टेट में कपास होता है, करीब करीब 11 स्टेट में कपास होता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, वहां से अप्रूवल आएगा, इसका सैंपलिंग टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद कुछ बातें आगे बढ़ेगी। तो अब वो अगर अभी उसका अप्रूवल आ गया तो अगले साल भी ये काम आएगा कि नहीं सीड, वो भी कहना मुश्किल है मनीषा जी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसको ऐसे ही आप विदाउट टेस्टिंग किए हुए कोई भी सीड नहीं डाल सकते। फार्मर को भी गवर्नमेंट का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो सीड देगी तो वो 100% अप्रूव करके देगी, जिससे फार्मर को कोई धोखा ना होवे। तो वो टेस्टिंग करना पड़ेगा और उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा मनीषा जी, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग जॉब है वो। हाँ जी, हाँ। मनीषा जी। जैसे आपने कहा कि वो शायद ही अगले साल भी आता हुआ नजर आएगा, तो यानी कि ये तो एक बहुत ही लॉन्ग टर्म चीज़ है। यहाँ पर आपसे एक जी। इंडस्ट्री के बारे में भी सेंस लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स बुआई जारी है, एमएसपी बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति है, कैसे देखते हैं आप मिल्स की डिमांड, किस तरह का क्रॉप एस्टिमेट्स आप लोग एज ऑफ नाउ लगा रहे हैं? जी, हमारा जो क्रॉप का एस्टिमेशन है वो करीब करीब 318 लाख बेल्स है, और हमारा कंजम्पशन का भी फिगर सेम है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का फिगर सेम है। और एक्सपोर्ट 26 लाख बेल होगा, उसके सामने इंपोर्ट 16 लाख बेल होएगा। तो जो लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक था वो इस साल 10 लाख गांठ कम होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा है। और दूसरा जो आपने पूछा मिलों की डिमांड कैसी है, तो मिलों का इस साल अच्छा साल है, और मिलों की डिमांड लगातार रही है। और इंडिया में स्पिनिंग मिल जो है वो 90 to 95% चल रही है, जो बहुत अच्छे समाचार है स्पिनिंग मिल के लिए। और कॉटन की अवेलेबिलिटी भी बहुत स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत रीजनेबल रेट में कॉटन मिल रहा है। तो स्पिनिंग मिल को बहुत प्रॉफिट नहीं है, 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया किलो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऊपर, काउंट के ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, मगर मिलें अच्छा कर रही है। और नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में तो मिलें 100% कैपेसिटी पे चल रही है मनीषा जी। तो टेक्सटाइल के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है मनीषा जी। एब्सोल्युटली। मिस्टर कनाथरा, एक और सवाल आपसे, और ये प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। 2, 3, 4, 5% की मूवमेंट अब एक आम बनती हुई दिख रही है यहाँ पर। कैसे देखते हैं आप इसे, क्योंकि ऑफकोर्स इतनी ज़्यादा मूवमेंट, मतलब स्पेक्यूलेटर्स काफ़ी हावी है यहाँ पर, लेकिन उसका इंडियन मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट है? जी, देखिए, आज से 2 महीने पहले आइस फ्यूचर 103 सेंट हो गए थे, और आज वो 70-71 सेंट पे आ गए। तो बहुत आपने बोला ऐसा, इतना अप डाउन हम बहुत ज्यादा 1-2 महीने में 30 सेंट गिरना, वो ट्रेड के लिए एक तो अच्छी बात नहीं है। मगर फिर भी जितना फॉरेन में कॉटन के रेट कम हुए, उतने हमारे इंडिया में नहीं हुए। इसकी 2 वजह कि हमारे यहाँ कॉटन का कंजम्पशन और प्रोडक्शन एक सेम चीज है, और अभी हमारे यहाँ सीजन भी खत्म होने को आई है। जो थोड़ा बहुत माल स्टॉकिस्ट के पास है, थोड़ा बहुत माल जीनर के पास है, उस पे ही अभी आने वाले 3-4 महीने निकालने हैं। तो स्टॉक कम होने की वजह से हमारे यहाँ प्राइस इतने नहीं घटे। मगर आपने सही बोला, आइस फ्यूचर है वो परसों 75 सेंट थे, आज वो 72 सेंट हो गए। खुलते ही 2 दिन में 3 सेंट कम होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, उसके पीछे रीजन आया कि यूएसए में कॉटन का प्लांटेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से है। ब्राजील में कॉटन का प्लांटेशन बढ़ रहा है। तो ये जो 2 बड़े बड़े प्रोड्यूसर है, उनके कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ने से जो बातें आती है, उसके वजह से बाजार पे दबाव आता है मनीषा जी। और हम जो है ना वो आइस को फॉलो करते हैं, तो इंडिया में भी उसका असर आता है मनीषा जी। पॉइंट टेकन मिस्टर कनाथरा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और उन तमाम पर चीज़ों पर बात भी करने के लिए। तो क्लियरली बुआई का इलाका एक कंसर्न रह सकता है, नए बीजों को लेकर एज ऑफ नाउ कोई क्लैरिटी नहीं है, और जहाँ तक प्राइसेस की बात है वो सपोर्टिव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑफकोर्स उठापटक यहाँ पर आगे भी जारी रहने की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन सेंस ऑफ स्ट्रैटेजीज?
आई थिंक मनीषा क्लियरली इवेंटफुल वीक है तो काफी वोलेटिलिटी उम्मीद कर सकते हैं, बट फिलहाल बिकॉज स्टार्ट ऑफ द वीक है, कोई क्यूज खास नहीं है, तो यहाँ पे कुछ खास डायरेक्शन ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। बट फिर भी मुझे यहाँ पे लगता है कि ऊपर वाला भाव 72,000 और नीचे वाला 71,000 ये दायरे में ट्रेड करने की उम्मीद रख सकते हैं। वैसे सिल्वर में भी वोलेटिलिटी रह सकती है, बट इवेंट के नजदीक आते आते ये वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पे भी क्यूज यहाँ पे नहीं है, तो सिल्वर भी मुझे यहाँ पे 88,000 नीचे में और अराउंड 9,000 में दो ट्रेड होते हुए दिख सकता है। तो ये तो बात हुई गोल्ड एंड सिल्वर की, जहां पर हमने ऑलमोस्ट 10,000 रुपए प्रति किलो अपने ऑल टाइम हाई से चांदी को यहां पर फिसलता हुआ देखा है। जून के महीने में करीब करीब 5% की गिरावट चांदी में दर्ज हुई है और 4.8% की गिरावट यहां पर सोने में भी आई है। तो जून का महीना यहां पर सोने चांदी के लिए बेहतरीन नहीं रहा। लेकिन प्रथमेश, अगर बेस मेटल्स को देखें तो जून का महीना इनके लिए भी बहुत अच्छा नहीं रहा। करीब करीब 4 से 8.5% की गिरावट अक्रॉस मेटल्स में यहाँ पर इस महीने में देखने को मिली। क्या जुलाई में कुछ सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं? आई थिंक क्लियरली मनीषा, चाइना की तरफ से जो एक्सपेक्टर है वो क्लियरली सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से बेस मेटल्स में जो मोमेंटम है वो अभी भी फिसलता हुआ देखने को मिल सकता है। खासकर कॉपर और जिंक पे मेरे ख्याल से आपको ज्यादातर और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कॉपर में मेरे ख्याल से 835 और 830 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। सिमिलरली जिंक में 267 का भाव चल रहा है मेरे ख्याल से यहाँ से, और 5 से 6 रुपए की गिरावट जिंक में देखने को मिल सकती है। तो दोनों ही काउंटर में सेल की सलाह है। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली यहाँ पर जारी रह सकती है। ऑफकोर्स हल्की सी अपटिक यहाँ पर है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एज ऑफ नाउ रीड ना करें। जैसा कहा गया, इस हफ्ते में काफ़ी सारा डेटा है। डॉलर इंडेक्स में पिछले महीने तेज़ी देखने को मिली है, उसका भी इम्पैक्ट हमने यहाँ पर कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है, तो इस डेटा का इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा ही। साथ ही साथ अगर कच्चे तेल की बात की जाए प्रथमेश, तो यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज जून में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। ज़्यादातर वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का मानना है कि ये क्वार्टर यहाँ पर तेज़ी वाला रह सकता है। हरिकेन्स ऑफकोर्स यूएस अटलांटिक में ऑलरेडी यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। अगर ज़्यादा ओवरऑल एक जो एक जो रेंज बन के नज़र आ रही है वो एज ऑफ नाउ 78 नीचे में एंड ऑलमोस्ट 98 ऊपर में, तो ये $20 की रेंज अगर देखें, आप यहाँ पर अपने आप को कहाँ फिट कर रहे हैं? आई थिंक मनीषा, ऑयल के लिए मतलब 10% मूव वोलेटिलिटी और प्लस अनसर्टेनिटी और प्लस क्लाइमेटिक डिस्टर्बेंसेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यस, $10 to $15 का रेंज नेक्स्ट 2 से 3 महीने में रह सकता है। बट अगेन ऑयल की वोलेटिलिटी को समझने के लिए अगेन ट्रेड पे प्लेस करना और स्टॉप लॉस देना ये बहुत जरूरी मुकाम है। तो क्रूड के लिए फिलहाल मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो टारगेट है वो 7,000 के लिए रहेंगे। नीचे वाला भाव फिलहाल इसके लिए 6,600 रहेगा। इस बीच में आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन का अगर मौका मिले तो आप एक्यूमुलेट करके ये बाइंग की साइड में आप बने रह सकते हो, और ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप आपको 6,700 रहेगा। ऊपर में 7,000 टारगेट आप उम्मीद कर सकते हैं। यानी कि तेजी के स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। वंदना, आप कैसे देखती हैं क्रूड ऑयल को? क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है ये, हमने काफ़ी सारे चेंजेस आते हुए देखे हैं। बजट में भी एक्सपेक्टेशंस है कि ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर में यहाँ पर रिफॉर्म्स देखने को मिल सकते हैं। आपका क्या सेंस है प्राइसेस को लेकर? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे समर डिमांड यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। दूसरी चीज़ है कि हरिकेन सीजन ने थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम ऐड करा है और डाउनसाइड यहाँ पे मुझे लिमिटेड लग रहा है। लेकिन एमसीएक्स में $85 मुझे लग रहा है कि WTI कॉमेक्स में, नाइमेक्स में, और यहाँ पे अगर देखा जाए एमसीएक्स में तो 7,000 क्लियरली एक साइकोलॉजिकल लेवल है जिसके ऊपर स्टे करना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा। और गैसोलीन जो स्टॉक्स हैं उसमें जो डिक्लाइन है वो कम आ रहा है, तो गैसोलीन काफी ड्राइव करता है यहाँ पे क्रूड ऑयल प्राइसेस को। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपसाइड है। इनफैक्ट 68.25 पे भी बाय करना चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट टारगेट के लिए, अपसाइड टारगेट के लिए करीब करीब 69.50 का रहना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 67.75 का। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे 7,000 के लेवल को पार करके उसके ऊपर स्टेबल होने का क्रूड ऑयल को, और इंटरनेशनल मार्केट में $85 से ऊपर यहाँ पे स्टेबल होना थोड़ा मुश्किल है। तो इस हफ्ते तो मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ा सा फॉल आया है और डेटा यहाँ पे अच्छा आ रहा है यूएस इकोनॉमी से, तो ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन चाइनीज इकोनॉमी अगेन एक कंसर्न है क्रूड ऑयल के लिए भी। साथ ही वंदना, यहाँ पर आप डॉलर इंडेक्स को कैसे देखेंगे? क्योंकि पिछले महीने तो यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार हुआ है, सपोर्टेड ये अभी भी है। इस हफ्ते में काफ़ी सारे डेटा हैं, उसका इम्पैक्ट हम लगातार बनता हुआ देखेंगे भी।
जी, काफ़ी एग्रेसिव बाय यहाँ पे आया था मनीषा, और 102, 103 से लगातार हम लोगों ने एक बार-बार यहाँ पे बाइंग आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है और इसे हम करेक्शन फेज़ नहीं मान सकते हैं। मुझे लग रहा है कि 105.4, 105.5 के अगेन यहाँ से एक स्टेबल अपसाइड लेगा, और अपसाइड जो टारगेट रहेगा करीब-करीब 106.25 का होना चाहिए। कल एफओएमसी मिनट्स है, देखना होगा यहाँ पे किस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं। अगर यहाँ पे सितंबर की बात हुई, इससे पहले कोई भी चांसेस नहीं लग रहा है फिलहाल यहाँ पे रेट कट होने के, तो मुझे लग रहा है कि हर डिप पे यहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। और आज जो डेटा आया है मैन्युफैक्चरिंग है, ये काफी स्टेबल होकर आने की उम्मीद है, तो मुझे लग रहा है डिप पे बाइंग का इंतजार कर रहा है डॉलर इंडेक्स, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ पे करीब-करीब 106.35 का होना चाहिए। साथ ही नेचुरल गैस की बात की जाए प्रथमेश, तो यहाँ पे क्या लेवल्स देखते हैं आप? जून का महीना यहाँ पर काफी पॉजिटिव रहा, अपने लो से अच्छा खासा उछाल आता हुआ देखा है, क्या जुलाई मेंटेन कर पाएगा? मेरे ख्याल से सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है यहाँ पे नेचुरल गैस में। मेरे ख्याल से 200 जो है नीचे वाला भाव है, इसको मिल सकता है, और ऊपर में अराउंड 222। तो ओवरऑल ट्रेड पर्सपेक्टिव में इसको सेल ऑन रैलीज की अपने स्ट्रेटेजी अपनाई जानी चाहिए। 217 पे इसको सेल किया जाए, 221 का स्टॉप लगाया जाए, नीचे में टारगेट 207 के लिए रखें। ओके, ये तो बात हुई ज़्यादातर नॉन एग्रो स्पेस की, लेकिन एग्रो कमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं। और वंदना, क्योंकि हमने कॉटन की बात यहाँ पर की ही है, काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं, और जिस तरह से लोअर क्रॉप की एक्सपेक्टेशंस है, एक नियर टर्म एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड आपको कैसा लगता है? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर हम मिड टर्म लेके चले मनीषा, तो चार्ट्स में भी दिख रहा है कि 85 सेंट्स अगेन ये अप्रोच कर सकता है आइस कॉटन। और अगर इसको रिफ्लेक्शन हम देखें इंडियन मार्केट में, क्योंकि हम वहां पे फॉलो कर रहे हैं क्लियरली क्लोजली उसको, तो मेरे ख्याल से अगर कॉटन कैंडी की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 61,200 से लेके 62,000 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। और बहुत क्लियरली उन्होंने 2 पॉइंट बहुत अच्छा बोला था कि हमारे यहाँ जो फॉल है वो कम है, क्योंकि हम प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी, और मेजर कंज्यूमर है। तो मेरे ख्याल से आने वाला जो समय है एक सीजनैलिटी के हिसाब से भी बाय होगा। और अगर इसके डेरिवेटिव की भी बात की जाए, तो मुझे लग रहा है लिमिटेड फॉल है यहाँ पे कॉटन ऑयल सीड केक में, और यहाँ पे भी एक बार 29,53,000 तक के लिए बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉटन में 62,000 63,000 के लेवल के लिए यहाँ से बाइंग करना चाहिए। कपास की बात अगर की जाए, एनसीडीएक्स कपास की बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले अप्रैल फ्यूचर में एक बार 1850 से लेके 1875 तक के लेवल्स जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे सीजनैलिटी के हिसाब से बाय लग रहा है, चाहे वो आइस कॉटन हो या फिर अपना एमसीएक्स या एनसीडीएक्स का कॉटन हो। ऑलराइट, तो खरीदारी ही करें और शॉर्ट्स बनाने से यहाँ पर बचें। वंदना, क्लियरली सारा का सारा ध्यान जो है वो मॉनसून्स पे है, जो जून में तो थोड़ा कमज़ोर रहा, लेकिन उसके बावजूद भी माना यही जा रहा है कि जो ग्रोइंग एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने बारिश अच्छी खासी होते हुए देखी है। इनिशियल बुआई के नंबर्स भी वही दिखाते हैं। अब यहाँ से जुलाई काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि 20-25 जुलाई तक फाइनल हो जाएगा कि किसकी कितनी बुआई यहाँ पर बनी है। इन सब के बीच जो खरीफ फसलें हैं, आपकी कोई उसमें कोई सेंस की कहाँ पर जा सकते हैं प्राइसेस? क्योंकि एज ऑफ माना जा रहा है कि पल्सेस में अच्छी खासी बुआई होगी, सोयाबीन ठीक ठाक हो जाएगा, कोर सीरियल्स में गिरावट देखने को मिली है, कॉटन में भी एक्सपेक्टेशन है कि गिरावट है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। कैसे देखती हैं आप अक्रॉस बोर्ड? मुझे लग रहा है कि जुलाई मंथ जो होगा वो डिफाइनिंग होगा मॉनसून को लेके और बुआई को लेके। और सोइंग मुझे लग रहा है यहाँ पे एक बार पैडी में बढ़ना चाहिए, और पैडी का इनफैक्ट आप इंटरनेशनल फ्यूचर्स देखें तो वहां पे भी एक 2 हफ्तों से गिरावट आ रही है। नॉर्मल मानसून इसके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और मुझे लग रहा है कि पल्सेस में ज्यादा गिरावट ना आके यहाँ मुझे लग रहा है कि पैडी में गिरावट आ सकती है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे हम लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे आता हुआ देख सकते हैं। एक काउंटर यहाँ पे ग्वार भी है, वहां पे एक लिमिटेड अपसाइड रहेगा डिस्पाइट यहाँ पे प्रोडक्शन कम था। और पल्सेस में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से 6 to 7% तक का जो एक फॉल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि जितना भी हो जो इलाका है, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो, वहां पे बारिश हुई है। इनफैक्ट यहाँ पे जून की स्टार्टिंग से बारिश हुई है, तो यहाँ पे बुआई की समस्या नहीं होनी चाहिए इस बार खरीफ क्रॉप को लेके। साथ ही वंदना, यहाँ पर अगर गुआर की बात की जाए, जैसे आपने कहा भी, और जिस तरह की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, क्या एंटिसिपेटेड है? क्योंकि एक रेंज में रहा है गुआर पिछला पूरा साल, और इस साल भी हमने इसको ट्राई करते हुए देखा है कि एक अपसाइड बनाने की कोशिश हो, लेकिन हमेशा मुनाफा वसूली हर लेवल पर। मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल लेवल है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। 9770 ग्वारगम में बहुत क्रूशियल सपोर्ट है जिसको ये ब्रीच नहीं कर रहा है। अगर ये जो कमोडिटी है, अगर ग्वारगम की बात की जाए तो 9770 को स्टॉप लॉस लेके थोड़ा सा और करेक्शन आता है जुलाई काउंटर में करीब 10,000 का, तो वहां पे बाइंग फिर से करनी चाहिए, बाइंग रिटर्न आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टारगेट छोटा रखना होगा, 10,700 से लेके 10,800 का यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि ये कमोडिटी ऐसी है कि हर मॉनसून अपडेट के साथ ये रिएक्ट करता है। तो मेरे ख्याल
बाइंग आनी चाहिए 10,000 के करीब। 9770 को एक स्टॉप लॉस मान के चलना होगा। अपसाइड टारगेट यहाँ पे 10,800 का रखना होगा। साथ ही मुझे व्हाट्सएप में भी लग रहा है कि अभी फिलहाल तो यहाँ पे करेक्शन दिख सकता है इस हफ्ते के फर्स्ट पार्ट में, लेकिन यहाँ पे एक लेवल मिल सकता है करीब 5150 का, वहां पे बाइंग करनी चाहिए। 5400 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5000 का। तो बहुत मेजर सपोर्ट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है ग्वार काउंटर को, और जब तक कैरी फॉरवर्ड बहुत ज्यादा है तब तक थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है कम है, वो नलीफाई कर रहा है इसका कैरी फॉरवर्ड का ज्यादा होना। एक खबर फ्लोट कर रही थी वंदना कि एफएसआई ने यहाँ पर 111 छोटी जो स्पाइसेस फर्म्स हैं उनके लाइसेंसेस कैंसिल करे हैं। जिस तरह की दिक्कतें, जिस तरह की कंसर्न्स यहाँ पर मसालों को लेकर रही है क्वालिटी के लिहाज से, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि स्पाइसेस में एक सपोर्ट यहाँ पर रहा है। लेकिन आपको लगता है कि इसके कास्केडिंग इफेक्ट्स बाद में शायद देखने को मिल पाएंगे? ये इम्पैक्ट तो यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इस बार मैंने देखा मनीषा कि जो फार्मर्स है वो बहुत स्मार्ट पे कर रहे हैं। जीरा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, उन्होंने अपना होल्ड करा है स्टॉक्स को, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है और ट्रेड अगर हम कर रहे हैं और इस तरीके के लाइसेंस कैंसिल होने की बात हो तो डेफिनेटली इस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारा स्पाइसेस इंडिया खुद कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो यूरोप को भेज रहा है, यूएई भेज रहा है, मिडिल ईस्ट भेज रहा है, सब जगह भेज रहा है, और वहां पे क्वालिटी का कंसर्न बहुत बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट नंबर जरूर यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज है तो बहुत ज्यादा नंबर यहाँ पे प्रभावित नहीं होगा, लेकिन एक्सपोर्ट नंबर्स यहाँ पे फिर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस होंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसे में भी यहाँ पे जीरा ऐसी कमोडिटी है जो बार बार सपोर्ट ले रही है, तो एक पोजिशनल बाय इसमें बन रहा है। 29,200 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 29,800 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 29,000 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि इस कमोडिटी में 30,000 एक बहुत बड़ा हर्डल है। अगर ये हर्डल क्रॉस करता है टेक्निकली तो फिर अपसाइड 33,000 तक भी आता हुआ देख सकते हैं। तो इसमें मुझे लग रहा है कि तमाम नेगेटिव न्यूज के बावजूद यहाँ पे अगर फार्मर्स यहाँ पे एक अच्छा होल्डिंग कैपेसिटी रखा हुआ है उन्होंने। दूसरी चीज है कि स्टॉक्स यहाँ पे थोड़े कम हुए हैं बाजार में और एक्सपोर्ट नंबर थोड़े से बेहतर हुए हैं, तो जीरा में मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी के साथ ट्रेड हो सकता है इस हफ्ते। साथ ही साथ आप दोनों से एक और सेंस भी लेना चाहेंगे, और उससे पहले कैस्टर पे एक व्यू ले लें आपसे वंदना, यहाँ पर क्या सेंस है? कैस्टर अच्छी कमोडिटी है, मुझे लग रहा है कि कैस्टर में बाय करके चलना चाहिए। बहुत ज्यादा बाय नहीं है, लेकिन एक आज से कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक बाइंग स्ट्रेटजी यहाँ पे बन रही है। 5780 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 5825 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5760 का। ऑलराइट, अब एक फाइनल सवाल आप दोनों से, और ये बजट के उपलक्ष्य में है, और हमारे सभी जो गेस्ट हैं वो बताते भी रहे हैं कि क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। ऑफ कोर्स जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन थी या थॉट प्रोसेस था कि क्या हम देख पाएंगे, उससे अब थोड़ा सा ये चेंज होता हुआ नजर आया है, क्योंकि जिस तरह के स्टेप सरकार ऑलरेडी यहाँ पर ले रही है, जिस तरह के यहाँ पर फीडबैक हैं, फीलर्स हैं। वंदना, एग्री में अब क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे लग रहा है कि एग्री में सबसे ज्यादा ध्यान उन्हें वेयर हाउसिंग और मंडी पे देना चाहिए, और फ्यूचर्स में मुझे लग रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल उन्हें ऑयल सीड्स और पल्सेस को यहाँ पे रीलिस्ट करना चाहिए, और फार्मर्स को यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म उन्हें देना होगा जो उन्हें बताए कि किस तरीके का प्राइस आउटलुक यहाँ पे होना चाहिए और स्विंग पैटर्न यहाँ पे किस तरीके की होनी चाहिए। और ऑफकोर्स यहाँ पे CTT जरूर कम करें, यहाँ पे इस पे ध्यान दें। और मुझे लग रहा है कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अगर आप एज एन एग्रेरियन इकोनॉमी बढ़ना चाह रहे हैं तो आपको इस प्लेटफॉर्म को इग्नोर नहीं करना होगा। जी हाँ, एब्सोल्युटली। फ्यूचर डेरिवेटिव्स एक और मार्केट है जहां पर फुल यहाँ पर ध्यान देना होगा, और ये एक ऐसी चीज है जो हमारे सभी एक्सपर्ट्स आके बोल भी रहे हैं। प्रथमेश, क्लियरली CTT आपका भी टॉप ऑफ माइंड होगा, लेकिन इसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। आई थिंक CTT मतलब बहुत सालों से ये उम्मीद रखा है बनाए रखे, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई राहत नहीं मिल रही है। दूसरा जो बड़ा डिस्कशन है वो है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज को लेकर, जो एज एन इंडस्ट्री काफी बड़ी एक्सपेक्टेशन रखती है। अगर इस पे कुछ सरकार लेके आए तो फिर गोल्ड इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से एक चल मच सकती है। बट फिलहाल यही दो टॉप ऑफ द एजेंडा है, और अगर ये दो एजेंडा में से कोई भी एक एजेंडा कुछ होता है तो मेरे ख्याल से कमोडिटी मार्केट के लिए और बूस्टिंग फैक्टर हो सकता है। तो क्लियरली जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है वहाँ पर वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर्स प्राइसेस भी इंपॉर्टेंट है, एक प्लेटफॉर्म जो कि ट्रांसपेरेंट है सरकारों के लिए, किसानों के लिहाज से, और काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, ये हम शायद इस बार के एग्रीकल्चर बजट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं और देखने को भी मिल पाएगा, क्योंकि माना यही जा रहा है कि रूरल इंडिया को इस बार काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं बजट से। काफ़ी सारे स्टेट्स में अभी भी यहाँ पर इलेक्शंस बाकी हैं, स्टेट इलेक्शंस, और ये इंपॉर्टेंट रूरल एज एन इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्टेट्स हैं, तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पर डोल आउट किया जा सकता है।
और जहां तक नॉन एग्री की बात है, CTT एक ऑफ कोर्स टॉप आस्क है। और जहां तक सोने चांदी की बात है, इस बार काफ़ी पुश देखने को मिला है कि यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, क्योंकि जिस तरह के सीपा और FTA ट्रेड एग्रीमेंट्स हमने यहाँ पर वेरियस कंट्रीज से आते हुए देखे हैं, एक अनइवन प्लेइंग फील्ड है, क्योंकि ये कोई लोग यहाँ पर 15% इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं और कोई अंडर दीज TRQs और सीपा में कम इंपोर्ट ड्यूटी दे रहे हैं। तो वो ऑफकोर्स एक काफ़ी एक मुद्दा है जो यहाँ पर सरकार इसको देख भी रही है। लेकिन बहुत शुक्रिया वंदना एंड प्रथमेश, आप दोनों का ही शामिल होने के लिए, स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए और आगे जाकर क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस मार्केट्स के लिए वो भी बताने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, लेकिन जब लौट के आएंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।